हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे देखते हैं, हम इस पार्ट 2 में देखने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 ज़रूर देख लें, और इसकी लिंक है जो मैं आपको पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो को। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देख लिया पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है और वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखने वाले हैं कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे की जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि स्टूडेंट्स लैंड है वो तो फिक्स्ड है, उस पे से हमें ही प्रोडक्शन है वो करनी है। लैंड तो फिक्स्ड रहने वाली है, ओके। उस पे जो प्रोडक्शन है वो कम ज़्यादा हो सकती है। पहला क्या है, फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। ठीक है, पालमपुर में मेन क्या है, फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और पालमपुर की पूरी पॉपुलेशन के 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, ओके। पालमपुर जो है उसकी जो 75% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। एंड इन लोगों का जो पालमपुर के लोगों का जो वेलबींग है, यानी कि उनका जो घर खर्च है या फिर उनका जो सब कुछ पूरी उनकी लाइवलीहुड है वो किससे रिलेट करती है, प्रोडक्शन ऑफ फार्म से। यानी कि अगर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा तो उनका जो घर खर्च है वो अच्छे से चल पाएगा। और किसी साल अगर फसल अच्छी नहीं हो पाई तो उन लोगों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है उन्हें, ओके। देन आगे देखते हैं, जो 75% पॉपुलेशन पालमपुर की डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, आप कह सकते हो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर। सो वो क्या है, कुछ लोग फार्मर्स हैं और कुछ लोग फार्म लेबरर्स हैं, यानी कि किसी और के खेत पर जाकर वो काम करते हैं, ओके। और उन्हें एक दिन के वैसे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है जो लैंड है वो तो कांस्टेंट रहती आ रही है। ये देखा गया कि 1960 से जो पालमपुर की जो कल्टीवेशनल लैंड है ना, जो जितनी भी लैंड में कल्टीवेशन होती है वो और नहीं बढ़ी है। यानी कि अगर 1960 में इतने लैंड में कल्टीवेशन होती थी तो और वो नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो फिर लोगों ने क्या किया, स्टेप्स टेकन बाय फार्मर्स, लोगों ने क्या किया, जो लैंड वेस्ट पड़ी थी, गांव में जो लैंड वेस्ट पड़ी थी उसे कन्वर्ट कर दिया है कल्टीवेबल लैंड्स में, ताकि उस पर फिर खेती की जा सके। जिन लैंड्स पर खेती नहीं की होती थी, जो वेस्ट पड़े थे, उन्हें भी अब कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड है कि क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे क्या हो, सॉरी स्टूडेंट्स, वो गलती से एक्सिट हो गया। तो क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि लैंड तो फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन उसी हम सेम लैंड से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर पाएँ, है ना। तो वो हम देखते हैं क्या है ना, एक्टिविटीज़ जो हमें पता है, जो पालमपुर में क्या है, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। सो क्या है ना, जिस तरह से पालमपुर में कोई भी फैसिलिटीज़ हैं या फिर जिस तरह का पालमपुर का इन्वायरमेंटल आप कह सकते हो इन्वायरमेंट है, सब कुछ एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक स्टेट को रिजेंबल करती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी पालमपुर में हमें बताया हो ना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही सिमिलर उत्तर प्रदेश के एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक स्टेट में भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसे कि खारिफ सीज़न है। सो खारिफ सीज़न कब आता है, रेनी सीज़न में, जब क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है ना। जैसे कि क्या होता है, जो पालमपुर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रेनी सीज़न में ज्वार और बाजरा को उगा लेते हैं
एंड वो क्या करते हैं, वो जो प्लांट्स हैं वो जो उनके गाय भैंसे होती हैं या जो उनके पास एनिमल्स होते हैं उनके लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ज्वार बाजरा उगाने के बाद वो क्या करते हैं, आलू उगाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ओके, सो इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। सो वो क्या करते हैं, खारिफ सीज़न में, रेनी सीज़न में ज्वार और बाजरा को उगाने के बाद वो आलू उगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर तीसरी जो क्रॉप उगाते हैं वो कौन सी है, राबी सीज़न में उगाते हैं। राबी सीज़न में क्या होता है, विंटर सीज़न में क्या होता है, राबी सीज़न में क्या होती है, विंटर क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं। उसमें क्या होती हैं, गेहूं को बोया जाता है। ठीक है, तो गेहूं उगाया जाता है, किसमें बोया जाता है, सर्दी के सीज़न में, उसे राबी सीज़न कहते हैं। उससे क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं, जितना उन्हें घर में जितना भी अनाज चाहिए होता है, जितना भी गेहूं चाहिए होता है, वो अपने खाने के लिए वो घर में रख लेते हैं। और जो सरप्लस होता है, सरप्लस आप कह सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा गेहूं उनके पास बचता है वो उसे मार्केट में बेच देते हैं। रायगंज के बाज़ार में बचे हुए गेहूं को वो बेच देते हैं, उसे ही कहते हैं सरप्लस। सरप्लस वो होता है जो खुद के यूज़ के बाद एक्स्ट्रा हो, उसे सरप्लस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शुगर कैन इज़ ऑल्सो हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर, यानी कि वो क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये लैंड है, ठीक है, मैं दूसरा ये लैंड है, सो उसमें क्या करते हैं, वो पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर वीट उगा लिया और फिर इसी लैंड पर हार्वेस्ट करके फिर वो आलू उगा लेंगे एंड देन ज्वार बाजरा उगा लेंगे। लेकिन ये जो इतना एरिया होगा ना, यहाँ पर वो पूरे साल उगाने वाले हैं, आप कह सकते हो क्या उगाने वाले हैं, वो उगाने वाले हैं शुगर केन। शुगर केन से जैसे हम गन्ना कहते हैं, और वो आगे जाकर उससे गुड़ बनता है। ठीक है, सो वो पूरे साल में एक बार वो उगा लेती हैं, वो पूरे साल उगती है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पालमपुर में गेहूँ, वो भी गेहूँ के साथ साथ क्या उगाया जाता है, गन्ना, शुगर केन भी उगाया जाता है, जो कि एक रॉ फॉर्म होता है जैगरी का, यानी कि उसी को आगे इस्तेमाल किया जाता है शुगर केन को ही, ताकि जिससे जैगरी यानी कि गुड़ बन पाए, और फिर वो आगे जाके ट्रेडर्स, शाहपुर जो टाउन है उसके ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। ठीक है, डू यू नो फैक्ट है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है स्टूडेंट्स, हमें पता है। वैसे ही जो लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सी है, हेक्टेयर, जिससे क्या होते हैं, गाँवों में ज़मीन हमें पता चलता है कि कितनी ज़मीन है किसके पास। लोकल भाषा में इसे बीघा, घुंटा, इन भाषाओं के इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या रीज़न्स हैं जिससे जो पालमपुर के लोग हैं वो एक साल में अलग अलग फसलें उगा पाते हैं, क्या रीज़न्स हैं? तो पहला रीज़न्स है कि वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि जिस साल के जिस टाइम में बरसात भी ना हो रही होती है तो इरिगेशन सिस्टम की वजह से उस टाइम पर भी फसलें उग पाती हैं। जैसे कि राबी सीज़न है, विंटर सीज़न में गेहूँ उगाती है, तब बरसात नहीं होती है विंटर सीज़न में, फिर भी इरिगेशन की मदद से वहाँ उस टाइम पर आप कह सकते हो कि क्रॉप है वो उगाई जा सकती है इजीली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खेत है वो 12 महीने साल के उस पर कुछ ना कुछ उगाया जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा कि साल के कुछ महीने ही उस पर फसल उगाई जा रही है और बाकी महीने नहीं उगाई जा रही है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी की अभी जो अवेलेबल है वो भी किसानों को काफ़ी मदद करता है। उससे क्या होता है, इरिगेशन क्या है, ईजिली जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, आप कह सकते हो पंप्स के द्वारा, मोटर्स के द्वारा इजीली पानी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या फिर ट्यूबवेल से निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी यूज़फुल होती है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो अब देखने वाले हैं कि पालमपुर में जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, उसमें क्या सुधार हुए हैं। सो पहले जो पर्शियन व्हील्स होते थे वो इस्तेमाल होते थे, फार्मर्स है वो पर्शियन व्हील्स यूज़ करते थे ताकि वो कुएं से या फिर वो पानी है वो निकाल पाएँ और फिर वो अपने छोटे मोटे जो खेत होते थे उसको वो सींच पाते थे। इरिगेट माने पानी देना, सींचना। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था, पालमपुर में पर्शियन व्हील्स है वो किसान यूज़ करते थे, जिससे जो
कुएं से पानी निकाला जाता था और फिर वो अपने खेतों को उससे सिंचाई करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होती हैं, अब ट्यूबवेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ईज़िली चल पाते हैं और फिर उनका जो खेत है वो ईज़िली इरिगेट हो पाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है वो पानी ईज़िली हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल्स है, यानी कि पहले तो ट्यूबवेल्स है, इरिगेशन सिस्टम है वो बेहतर होता जा रहा है ना। सो ट्यूबवेल्स में भी डेवलपमेंट हुई है। पहले क्या होते थे, कुछ जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ ट्यूबवेल्स है वो अपनी तरफ से इंस्टॉल करवाए, अपनी तरफ से बनवाए। फिर क्या हुआ, बाद में फार्मर्स ने भी खुद के अपने ही प्राइवेट ट्यूबवेल सेटअप कराने चालू कर दिए। इसका रिज़ल्ट ये रहा कि मिड 70s आते आते तक, यानी कि मिड 1970s तक आते आते क्या हुआ, पूरा जो एरिया है ना 200 हेक्टर, यानी कि पूरा जो 200 हेक्टर वॉज इरीगेटेड, ओके। इससे क्या हुआ था, पालमपुर में काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है वो इजीली इरीगेट है वो हो पाता था। डू यू नो वाला फैक्ट देख लेते हैं, दैट इज़ आज भी जो हमारी कंट्री का 40% से भी जो कम लैंड है ना, कल्टीवेबल लैंड्स, यानी कि जिस एरिया, कल्टीवेबल एरिया मतलब होता है जिस एरिया पर कल्टीवेशन की जाती है, यानी कि आज भी हमारी कंट्री के 40% से कम कल्टीवेबल लैंड है वो इरिगेट होता है, यानी कि आज भी मोर देन 60%, यानी कि भारत का जो 60%, कंट्री का जो 60% हमारा जो लैंड है ना वो आज भी रेन्स पर ही निर्भर है, ओके। द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अगर बरसात होगी तो ही उनकी फसल पर पानी आएगा, मतलब सिंचाई होगी तो ही वो फसल है वो उग पाएगी, ओके। जो कंट्री का हमारा 40% है सिर्फ वही आज इरिगेशन करता है, यानी कि सिंचाई है वो आर्टिफिशियल रूप से करता है, वरना जो बाकी जो हिस्सा है रिमेनिंग एरियाज़ हैं वो आज भी रेनफॉल पर ही डिपेंड है हमारे भारत के। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। हमें पता है कि जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा क्या हम करें कि जिससे जो लैंड है वो उसी फिक्स्ड लैंड पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। सो पहला मेथड हो जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन मेथड है ये मल्टीपल क्रॉपिंग, जिससे क्या होता है इंक्रीज़ है वो प्रोडक्शन में हेल्प होती है। एक गिवन पीस ऑफ लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग में स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती है। अगर मैं आपको समझाऊं, यानी कि ये इतना लैंड है उस पर एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाएगी, इतने ही एरिया में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाएंगी पूरे साल भर में। यानी कि पहले वो खारिफ क्रॉप उगाएंगे, वो उग गई तो उसे हार्वेस्ट करेंगे, फिर दूसरी उगाएंगे, फिर दूसरी को हार्वेस्ट करके तीसरी उगाएंगे। ऐसे पूरे साल उनकी जो उसी लैंड पर पूरे साल कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ वो उगाते ही रहेंगे, ठीक है। जो पालमपुर के जो सभी किसान हैं वो एटलीस्ट कम से कम 2 मेन क्रॉप्स उगाते हैं और बाकी जो कुछ फार्मर्स हैं वो तीसरी क्रॉप पोटैटो को भी उगा लेते हैं, ओके। यानी कि पालमपुर के सभी जो किसान हैं वो कम से कम 2 तो उगाते हैं, मेन जो 2 क्रॉप्स तो वो उगाते हैं। लेकिन कुछ जो फार्मर्स हैं वो पोटैटो जो तीसरी है उसे तीसरी क्रॉप भी वो उगा लेते हैं उसी सेम पीस ऑफ लैंड पर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मल्टीपल क्रॉपिंग को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। एक ये जो काफ़ी इंक्रीजिंग मेथड होता है, ये काफ़ी नेचुरल वे होता है। ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है इसमें क्या होता है, ये एक बेस्ट वे होता है ताकि हम एक सेम ही लैंड पर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है और ये एक नेचुरल वे होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं एक फसल को काट कर दूसरी फसल उगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो क्या होता है हायर यील्ड्स के लिए होता है।
यानी उससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें क्या क्या इनपुट्स देने पड़ते हैं। 3 इनपुट्स होते हैं। एक कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे कि इनपुट होगा मॉडर्न फार्मिंग के लिए HIV सीड्स, यानी कि HYV सीड्स मीन्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ओके, क्या क्या चाहिए होता है, हाई HIV सीड्स, then HYV seeds, then pesticides, insecticides and fertilizers, प्रॉपर इरिगेशन और भी बहुत कुछ, यानी कि इनपुट्स है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये तो हो गए इनपुट्स। प्रोसेसिंग क्या होगी, उसको बार बार पानी देना, उसे बीच में कुछ उग तो नहीं गया, कोई बीमारी तो नहीं होगी पौधों में, जो हम बार बार उसका ध्यान रखते हैं वो होगी प्रोसेसिंग। देन जो और आगे आपको फसल को काटना, उसकी सफाई करना, वो सभी क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग हो जाती है। आउटपुट जो भी आपके पास प्रोडक्ट निकल के आता है वो हो जाता है आउटपुट। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। देन ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। मिड 1960s तक जो क्या है लैंड है वो मेनली ट्रेडिशनल बेस से ही, यानी कि जो मिड 1960s तक जो लोग हैं वो पुराने तरह के ट्रेडिशनल सीड्स ही यूज़ करते थे, जो कि थोड़ी लो यील्ड्स देती थी, यानी कि उससे जो फसल है वो थोड़ी कम उग के आती थी। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उन्हें थोड़ा कम पानी चाहिए होता था। एंड जो फार्मर्स हैं वो क्या करते थे, काऊ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर को ही वो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, उन्हें कोई भी खेत में वो क्या करते थे, अगर उन्हें फसल उगानी है तो वो फर्टिलाइजर्स के लिए काऊ डंग और ऐसे नेचुरल सामान ही यूज़ कर लेते थे। देन अगर वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे तो उसमें पानी है वो भी कम लगता था। एंड मिड 1960s तक जो फार्मर्स हैं वो कौन से यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स ही यूज़ करते थे। ठीक है, और ये सब क्या होते थे, आराम से अवेलेबल होते थे फार्मर्स को, और उन्हें वो बाहर से नहीं खरीदने पड़ते थे, उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने पड़ते थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब उसने इंट्रोड्यूस किया राइस एंड वीट के HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ठीक है, HIV सीड्स हैं वो HYV सीड्स, सॉरी मैं HIV बोल जाती हूँ फिर से, सॉरी स्टूडेंट्स। सो HYV सीड्स हैं वो क्या करते हैं, एक ही प्लांट पर बहुत ज़्यादा अमाउंट के जो ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक प्लांट है ना तो उस पर डबल या फिर ट्रिपल जो आपका ट्रेडिशनल सीड के मुकाबले में जो HYV सीड्स हैं वो 2 गुना या 3 गुना जो सीड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, ग्रेन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, उन्हें केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनपुट्स तो काफ़ी हैं, पैसा भी काफ़ी लगने वाला है। तो फार्मर्स कौन थे सबसे पहले जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ किया था इंडिया में। सो जो किसान थे पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड ट्राई किया था भारत में। ओके, और जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया, इन रीजन्स के उन्होंने कुएं मतलब इरिगेशन के लिए वेल्स सेटअप करवाए, ट्यूबवेल्स लगवाए, और उन्होंने HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ किए। उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ किया, किसके लिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए। ओके, और उन्होंने उन किसानों में से कुछ ने क्या किया था, मशीनरी भी खरीदी थी, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, और जिससे क्या होता था जो प्लोइंग और हार्वेस्टिंग है वो जल्दी हो जाती थी। और उन्हें क्या मिलता था, इन्होंने इतना सारा इनपुट तो दिया, यानी कि HYV सीड्स भी लाए वो, उन्होंने ट्यूबवेल्स लगवाए इरिगेशन के लिए, अच्छी इरिगेशन हो, ताकि उन्होंने इनपुट्स इतने सारे दिए जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, इतने सब कुछ। तो उन्हें बदले में क्या मिला, उन्हें बहुत हाई यील्ड मिली गेहूं की, उन्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला। ओके, आगे देखो स्टूडेंट्स, पालमपुर में क्या है, जब गेहूं उगाई गई थी ना तो ट्रेडिशनल जब सीड्स को यूज़ किया गया तब 1 हेक्टेयर में 1300 किलो यानी कि 1300 किलो
जो वीट है वो प्रोड्यूस हुई थी 1 हेक्टर में, लेकिन जब HYV सीड्स को यूज़ करके जब उगाया गया ना गेहूँ, तब 3200 किलो पर हेक्टर वीट प्रोड्यूस हुई थी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये डबल से भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, ऑलमोस्ट ये ट्रिपल प्रोड्यूस करता है HYV। यानी जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं तब ऑलमोस्ट 3 गुना हमारी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आ गया। आप देख सकते हो 3 गुना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई थी, इसीलिए फार्मर्स को ज़्यादा सरप्लस मिलता था, यानी कि जो कि होती है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, वो ज़्यादा मिलती थी और फिर वो क्या करते थे, वो मार्केट में उसे बेच देते थे सरप्लस को, उससे उन्हें ज़्यादा पैसे मिल पाते थे। अब तीसरा आपका जो पॉइंट है, विल द लैंड सस्टेन, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हमने सब कुछ कर तो दिया, हमने फार्मिंग कर तो ली मॉडर्न फार्मिंग मेथड से, लेकिन क्या जो लैंड है वो इतना सब कुछ सहन कर पाएगी, क्या लैंड सस्टेन करेगी, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम इतना जो ज़मीन को, लैंड को इतना फोर्स कर रहे हैं कि वो 3 गुना जो यील्ड है वो हमें दे, 3 गुना ज़्यादा यील्ड दे, तो क्या लैंड है वो सस्टेन करेगी, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होते तो आप मुझे पूछ सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।